चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो कि है हमारा रासायनिक संयोग के नियम। ये टॉपिक आपके सभी मेडिकल क्लास 11th-12th के लिए बहुत ही कीमती टॉपिक है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आपको 4 रूल पढ़ाएंगे और चारों ही रूल आपको हम सिखा करके जाएंगे। आपको बस छोटा सा काम करना है, कॉपी पेन को उठा करके मेरे साथ चीजों को नोट डाउन करना है। इट्स ओके। और 2023 में आप चाहे किसी भी मेडिकल लाइन की तैयारी करते हो, चाहे वो CP नेट हो, VHU, RUHS, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की, तो आपको लिए ये केमिस्ट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म ग्लोबल साइंस IQ हर चीज सिखा करके छोड़ेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे बात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है, जहां पे 2 रूल तो अच्छे खासे सभी टीचर पढ़ाते और सभी स्टूडेंट समझ लेते हैं, लेकिन 2 रूल को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बस उन्हीं रूल को मुझे खल्लास करना है। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड की तरफ और बहुत ही ध्यान से चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको कहा जाता है द्रव्य अविनाशता का नियम। इट्स ओके। अगर हम इस नियम की बात करें तो ये नियम लैवोसियर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो लैवोसियर वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है, वहीं पर इस नियम की पुष्टि जो की वो लेन डॉल्ट वैज्ञानिक ने की। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की गई थी लेन डॉल्ट वैज्ञानिक के द्वारा। ये नियम बहुत ज्यादा इजी है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक नियम के द्वारा कहा गया, इस नियम के द्वारा कहा गया कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ वही बात लिखी हुई है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कहा गया कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? तो एक रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, एक रिएक्शन के माध्यम से हम इसे एक रूप से दूसरा रूप दे सकते हैं। आपको पता है रिएक्शन क्यों कराई जाती है? किसी नए पदार्थ के निर्माण के लिए, जहां उसका कलर चेंज होगा, जहां उसकी अवस्था परिवर्तित होगी, जहां प्रत्येक चीज वहां पर परिवर्तित हो जाती, वो होती है हमारी रिएक्शन। रिएक्शन में डियर होता क्या है कि कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु बोले, तत्व बोले, यौगिक बोले हिस्सा लेते हैं। जहां पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ हिस्सा लेते हैं, जिसको अभिकारक कहा जाता है, और उसी अभिकारक से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ जो हम अभिकारक लेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारक से जो चीज हमें प्राप्त होती है वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक में जो चीज हम लेंगे उसका ठीक विपरीत, तो विपरीत नहीं कह सकते, मीन्स कलर, अवस्था, हर चीज, रंग, रूप, अवस्था, साइज, सब उसका परिवर्तित होकर के मुझे उत्पाद में देखने को मिलेगा। तभी तो कहा जा सकता है कि रसायन विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रसायन विज्ञान से ही नई नई चीजों की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ हम कुछ लेंगे और कुछ नया धमाल हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को लिया और वाटर लिक्विड के रूप में हमें प्राप्त हो गया। हुआ कुछ परिवर्तित के नहीं हुआ, कुछ नई चीज हमें मिली या नहीं मिली, यही होती है सब कुछ रिएक्शन, और वो भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत। इट्स ओके। अगर यहाँ पे जो हमारा द्रव्य होगा, यहाँ पे जो भी द्रव्यमान हमारा होगा, उतना ही द्रव्यमान मुझे यहाँ प्राप्त होगा, लेकिन
अवस्था में, रंग में, रूप में परिवर्तित हो जा सकता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में हम द्रव्यमान को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कभी इसे नष्ट या फिर उत्पन्न नहीं कर सकते। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, माना कि हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को लिया, ठीक है। यहाँ पे प्राप्त हमें क्या होगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोले तो HCl हमें प्राप्त होगा। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस ली और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कितने परमाणु इधर है और कितने परमाणु इधर है, उसके बाद हम इसका द्रव्यमान चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्लोरीन के यहाँ 2 थे, अब यहाँ भी 2 हो गए। इट्स ओके। अब हम द्रव्यमान पर देखेंगे कि द्रव्यमान इसका बराबर है या नहीं है। आप देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, तो हमारा 2 हो जाएगा। अब हम क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का परमाणु कितना होता है? परमाणु भार 35.5, इतना ही तो होता है, 35.5। ठीक है, हम क्या काम करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। जब हम क्या काम करेंगे? नहीं, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ 1 होगा, सो सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन 1, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों में, यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ज्ञात करेंगे तो हमारा 73 ग्राम निकल के आएगा, 73 ग्राम निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, मेरी बात को समझो, ये 2 हाइड्रोजन क्लोरीन में मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 73 ग्राम हमारा निकल के आ जाएगा। इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 और इधर देखेंगे 35.5, इन 2 में 2 लगा हुआ है। जब हम इधर ज्ञात करेंगे तब भी हमारा कितना निकल के आएगा? 73 निकल के आएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 71 ग्राम हो जाएगा। 71 और 2 कितना हो जाएगा? 73। इधर देखेंगे द्रव्यमान उत्पाद पक्ष का देखेंगे और अवकारक पक्ष का देखेंगे, दोनों तरफ हमारा द्रव्यमान एक समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होता है, जो कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में कौन सा नियम फॉलो होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही होता है। यदि यहाँ अभिक्रिया संतुलित ना करते तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहीं पर गलत साबित हो जाता, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए भी हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही लागू होता है। इट्स ओके। और यहाँ एक छोटी सी बात लिखी, क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, ये हमारे क्रिया कारक थे, इनका कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है। उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। हमें भरोसा कि आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पे आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट को पढ़ करके जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड लॉ पे बात करते हैं, जो कि हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। इट्स ओके। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल पर, जो कि है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये चारों नियम का सबसे इजी नियम है, सबसे ज्यादा इजी नियम यही है। देखो ये नियम जो है वो प्राउस्ट वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, ठीक है। प्राउस्ट वैज्ञानिक द्वारा स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। ये नियम हमें बताता है कि रासायनिक यौगिकों में पाए जाने वाले तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं।
चाहे उन्हें प्राप्त करने का स्रोत या फिर विधि कोई भी हो। सबसे इजी एग्जांपल आपको सामने अब रखते हैं। माना कि कोई भी एक यौगिक जो कि आपको पता है परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु बोले या फिर दो या दो से अधिक तत्व बोले हम, जिससे मिलकर के हमारा यौगिक बना होता है। माना कि हमने वाटर पे बात की, वाटर बोले तो जल होता है, ठीक है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वाटर को चाहे आप किसी घर से लेकर के आए, चाहे आप नल से लेकर के आए, चाहे आप विदेश से लेकर के आए, ठीक है, चाहे आप पाकिस्तान से लेके आए, चीन से लेकर के आए, रूस से लेकर के आए, चाहे आप नाले का जल लेकर के आए, ठीक है, चाहे आप जो नाले होते हैं इनका गंदा जल लेकर के आए, लेकिन ये तय है कि इसमें उपस्थित जो परमाणु होंगे, जल में उपस्थित जो परमाणु होंगे, इनका जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम जल XYZ कहीं से भी लेके आए, धरती को खोद के लेके आए, चाहे आसमान पे से लेके आए, चाहे कहीं से भी लेके आए, ये तय है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से जब क्रिया करता है तब ही हमारा जल का निर्माण होता है। ठीक है, वही बात इस नियम में लिखी हुई है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले परमाणु, कोई भी रासायनिक यौगिक है, माना कि रासायनिक यौगिक के तौर पे हमारा जल हो गया, इसमें पाए जाने वाले तत्व जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए, वारानुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे उन्हें प्राप्त करने का स्रोत या विधि चाहे कोई सी भी हो, चाहे इसका स्रोत कहीं का हो, चाहे नाले का हो, चाहे घर का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका, कहीं का भी हो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो भारानुसार रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो निश्चित होगा। माना कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 में रहते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु भार होता है, 2 हाइड्रोजन होने पर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, दोनों को कट करेंगे तो 1:8 निकल के आएगा। जल को प्राप्त करने के लिए इसका रेशियो जो होना चाहिए वो 1:8 होना चाहिए, ये भारानुसार इसका अनुपात है। ठीक है, जब तक हम इतना नहीं लेंगे, आप 100 उपाय लगा देना, कभी जल का निर्माण नहीं होगा। तो यही नियम हमें सिखाता है कि विधि या स्रोत कोई भी हो, लेकिन यौगिक में जो उपस्थित तत्व होंगे उनका अनुपात निश्चित होगा। इट्स ओके, यही है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, दुनिया का सबसे इजी नियम। इट्स ओके, तो उठा लीजिए, ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। हम बात करेंगे थर्ड नियम पर। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम पर, जो कि है हमारा गुणित अनुपात का नियम। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना है कि हम समझाएंगे तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम गुणित अनुपात के नियम की बात करें तो ये नियम जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। ठीक है, जबकि इस नियम की जो पुष्टि की गई थी वो वर्जीलियस वैज्ञानिक द्वारा की गई और दिया जॉन डाल्टन द्वारा था। ठीक है, पहले हम इस नियम की थोड़ी सी परिभाषा पर बात करेंगे, डेफिनेशन पर जाएंगे। हमने यहां लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते। यही है हमारा गुणित अनुपात का नियम। आपके सर के 2 फुट ऊपर से निकला होगा, है कि नहीं, टेंशन ना लो। यहाँ पे मैंने कहा है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर सहयोग करते, कोई 2 एलिमेंट्स जो परस्पर क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, 2 तत्व, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे
एग्जाम्पल के तौर पे हमने हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया। ये क्या काम करेंगे, दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे। हम हाइड्रोजन भैया और ऑक्सीजन भैया से बोलेंगे कि भाई आप आपस में सहयोग करो और दो या दो से अधिक यौगिक बनाओ। ये क्या काम करेंगे, जैसा कहा जाएगा उसको फॉलो करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे, भाई दोनों मिलके वाटर का निर्माण यानी कि जल H2O बना लेंगे। अब दो या दो से अधिक बनाने, एक नहीं बनाना है। फिर ये आपस में क्रिया करेंगे और एक और यौगिक बना के तैयार कर देंगे, जो कि है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हम जो डेफिनेशन लिखी उसी को फॉलो कर रहे हो, वही आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व क्या काम करेंगे, दो तत्व आपस में मिलेंगे और दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करेंगे। इतना होने के बाद उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, हम अब इनका द्रव्यमान निकालेंगे। यहां से अगर इनका द्रव्यमान देखा जाए तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, 2 हाइड्रोजन होने पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होता है। इट्स ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 लेकिन यहाँ 2 है तो 32 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है तब उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान, वो भी किसका, हाइड्रोजन का देखेंगे दोनों में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का विभिन्न द्रव्यमान है। जो अन्य तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं, इस तत्व के निश्चित द्रव्यमान से ये दोनों सहयोग किए हुए हैं और ये दोनों परस्पर एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। समझे मेरी बात, दो या दो से अधिक तत्व, दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम उनके द्रव्यमान को देखेंगे, जिसमें एक तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, भिन्न होगा। जहां पे आप देखेंगे हाइड्रोजन का तो दोनों में द्रव्यमान सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का भिन्न है। जो उस तत्व, जो दूसरा तत्व है, उसके निश्चित द्रव्यमान से सहयोग किए हुए हैं। बोलो ये सहयोग इससे करें या नहीं करें, आप कहोगे ऑफकोर्स करे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों निश्चित द्रव्यमान में, जिससे ये तत्व जो है विभिन्न द्रव्यमान वाला, वो इसके साथ सहयोग किए हुए हैं। और ये जो वाला भिन्न है, ये एक परस्पर सरल गुणित अनुपात में है। कैसे, यहाँ पे आप इसका निकालेंगे तो 16:32 ही तो है हमारा ऑक्सीजन विभिन्न वाला। यहाँ पे आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1:2 निकल के आएगा, जो कि एक सरल रेशियो, इजी रेशियो यानी कि सरल अनुपात है। 1:2:3:4 ये एक सरल अनुपात होता है। तो यही हमारा गुणित अनुपात का नियम हमें सिखाता है कि विभिन्न द्रव्यमान जो एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से सहयोग किए हुए हैं, उसका द्रव्यमान जो होता है वो एक सरल गुणित अनुपात में होता है। इट्स ओके, यही है हमारा गुणित अनुपात का नियम, जो कि दिया गया था जॉन डॉल्टन द्वारा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम तीसरे को पढ़ करके चौथे पे बात करेंगे। चलिए तो अब बात करेंगे चौथे नियम पर, जो कि है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत समझ से सीखेंगे तो ये जरूर समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ये नियम जो है वो रिचर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ठीक है, रिचर वैज्ञानिक के द्वारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया था। यदि हम इस नियम की बात करें तो बहुत ध्यान से पहले इसकी बात को समझेंगे कि यहाँ लिखा क्या गया है। ठीक है, राइटिंग बेसिक थोड़ा बेहतरीन नहीं है, क्योंकि क्लास थोड़ी लेट हो गई हम बनाने में, क्योंकि लाइट नहीं थी। ठीक है, जिसके चलते अभी मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है, इसलिए थोड़ा राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, बट क्वालिटी आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आएगी। लिखा हुआ है कि जिस धारा अनुसार में दो तत्व पृथक पृथक
किसी तीसरे तत्व के निश्चित भाग से सहयोग करते हैं, उसी भार के गुणित या उपगुणित अनुपात में वे दोनों परस्पर सहयोग करते हैं। एक सिंगल बात आपके समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल पर नजर डालेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। देखो एग्जाम्पल से देखेंगे तो मैंने कहा कि इस नियम के अनुसार जिस भारानुसार में दो तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से सहयोग करते हैं। कोई दो तत्व हम लेंगे, माना कि हमने लिया एक हाइड्रोजन और एक लिया ऑक्सीजन, दो तत्व लिए हमने, वो भी पृथक पृथक तत्व। मैंने कहा इनसे कि आप एक तीसरे तत्व से सहयोग करिए जाकर के, लेकिन उसकी एक शर्त है कि दोनों सहयोग एक निश्चित भार से ही करेंगे। ठीक है, आपको दिया एक निश्चित भार ही दिया जाएगा जो कि कार्बन का 1 होगा। जब यहाँ पे ऐसा है तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा जो कार्बन के एक ही परमाणु से सहयोग करेगा। तो यहाँ पे ये जाकर के किसका निर्माण करेगा, CH4 का निर्माण करेगा। फिर हम ऑक्सीजन से कहेंगे कि जाइए कार्बन के एक ही परमाणु से आप भी क्रिया करिए जाकर के, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के एक परमाणु से क्रिया करके CO2 का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि दो तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से सहयोग करते हैं, वो निश्चित भार एक परमाणु है। हम दो ले सकते थे लेकिन मैंने एक लिया। ठीक है, जहां पे दो पृथक पृथक तत्व गए और उसके एक निश्चित भार से उन्होंने सहयोग करके दो तत्व का निर्माण किया। जब उन्होंने दो तत्व का निर्माण किया जिसमें एक CH4 है और दूसरा हमारा CO2 है, हम क्या काम करेंगे, इनका द्रव्यमान देखेंगे। इनका द्रव्यमान देखेंगे तो 12:4 और इसका हो जाएगा 12:16। जहां पे कार्बन का हम देखेंगे तो सेम है, लेकिन कार्बन को हमें देखना नहीं है, देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसने क्रिया करी जाके। जब हम यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 1:8। कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम यहां से रेशियो देखेंगे तो हमारा 1:8 निकल के आएगा। वहीं आगे पॉइंट कहता है कि उसी भार के गुणित या उपगुणित अनुपात में वे दोनों परस्पर सहयोग करते। कौन दोनों? जिसने कार्बन के साथ क्रिया की, वो दोनों थे कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने दो पृथक पृथक तत्व की एक निश्चित परमाणु के भार के साथ क्रिया कराई। ठीक है, यौगिक का निर्माण कराया, जहां पे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे जिसने कार्बन परमाणु से सहयोग किया, इट्स ओके। जहां पे यहां हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल के आया वो 1:8 निकल के आया। यहां नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उसी भार के गुणित या उपगुणित अनुपात में वे दोनों परस्पर सहयोग करेंगे। कौन दोनों? जिसने कार्बन के साथ सहयोग किया, मीन्स ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे या आपस में सहयोग करेंगे तो ये H2 यानी कि वाटर का निर्माण करेंगे। और वाटर में जब हम रेशियो देखेंगे, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 1:8 निकल के आएगा। यहाँ पे इसका रेशियो, यहाँ पे इसका रेशियो कैसा है, एक समान है। यही है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो हमें सिखाता है कि जब दो पृथक पृथक तत्व एक तीसरे तत्व के साथ सहयोग करते हैं, फिर वो दोनों आपस में सहयोग करते हैं, तो उनका जो अनुपात होता है वो उन दोनों परस्पर किए गए सहयोग के बराबर होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको
चारों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी रूल में कहीं भी दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आज के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है चारों नियम के प्रतिपादन करता। कहने का मतलब है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, और वहीं पे आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया। इन चारों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसी के साथ यदि आपको चारों नियम अच्छे लगे हो, यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको डेली शाम 8 बजे ये टॉपिक की क्लास दी जाएगी और मॉर्निंग 6 बजे आपकी लाइव स्ट्रीम चलती है, जहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज सुबह 6 बजे जरूर आए, जहां पे परमाणु संरचना चैप्टर से बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इट्स ओके। आज की क्लास लगी कैसी बताइएगा जरूर। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इट्स ओके। Thanks for watching this video. जय हिंद, जय भारत, all the best.